हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फार्मा इनसाइट्स। तो आज का हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं स्टरलाइजेशन। तो स्टरलाइजेशन के बारे में आपने पहले कभी सुना होगा कि स्टरलाइजेशन क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, क्या डिसइंफेक्शन क्या होता है, एंटीसेप्टिक एक्शन क्या होता है। तो स्टरलाइजेशन तो हमको कभी कभी कंफ्यूज रहती है कि अगर कोई केमिकल साइडल एक्शन दिखाता है, स्टैटिक एक्शन दिखाता है, तो केमिकल से तो हम उसको करने के बाद उसको स्टरलाइजेशन बोल सकते हैं कि नहीं। तो फिर उसका एक आज शुरू करते हैं हम कि उसका कंसेप्ट क्या है, स्टरलाइजेशन का कंसेप्ट क्या है। तो देखो, हमारे जो बैक्टीरिया रहते हैं, बैक्टीरिया का अलग अलग फॉर्म रहता है, वेजिटेटिव फॉर्म रहता है और द स्पोर फॉर्म रहता है। अगर हम साइडल एक्शन प्लस स्टैटिक एक्शन अगर दोनों दोनों मिलके अगर वेजिटेटिव फॉर्म और वेजिटेटिव और स्पोर फॉर्म अगर किल कर सकते हैं तो हम उसको स्टरलाइजेशन बोल सकते हैं। देखो, स्टरलाइजेशन मतलब जो साइडल भी एक्शन दिखाता है, स्टैटिक एक्शन कंबाइन एक्शन दिखा सकता है, वेजिटेटिव फॉर्म को किल करेगा और द अपना स्पोर फॉर्म को भी किल करेगा। बट अगर वो वेजिटेटिव फॉर्म को किल कर रहा है तो ओनली इफ इट इज किल द वेजिटेटिव फॉर्म, इफ उसको हम बोल सकते हैं कि डिसइंफेक्टेंट एक्शन दे रहा है। अगर वो स्पोर फॉर्म को किल कर रहा है तो उसको हम बोल सकते हैं कि एंटीसेप्टिक एक्शन दे रहा है। ठीक है, तो ऐसा बोलते हैं। तो आज हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि स्टरलाइजेशन में अलग अलग टाइप के इंडिकेटर होते हैं। उसके बाद में स्टरलाइजेशन में हम पढ़ेंगे कि उसका डिफरेंट माइक्रोबियल कंट्रोल एंड द डेथ काइनेटिक क्या होता है, उसका डी वैल्यू क्या होता है, जेड वैल्यू क्या होता है, एफ वैल्यू क्या होता है। तो हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलो। स्टरलाइजेशन, साइडल एक्शन प्लस स्टैटिक एक्शन किल बोथ पोर एंड द वेजिटेटिव फॉर्म। डिस्ट्रॉय, अगर ये एक कंडीशन है कि उसमें हम बैक्टीरिया का स्पोर प्लस वेजिटेटिव फॉर्म किल कर रहे हैं तो उसको हम स्टरलाइजेशन बोलेंगे। अगर डिसइंफेक्शन और एंटीसेप्टिक एक्शन कैसे बोलेंगे, अगर नॉन लिविंग पे अगर अप्लाई कर रहे हो हम कोई भी केमिकल तो वो डिसइंफेक्शन एक्शन दे सकता है, तो उसमें वेजिटेटिव फॉर्म डिस्ट्रॉय होता है। और एंटीसेप्टिक में अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर अगर अप्लाई कर रहे हैं फॉर द साइडल और द स्टैटिक एक्शन कंबाइनली तो हम उसको बोलेंगे। और जो कंडीशन है उस कंडीशन में वेजिटेटिव फॉर्म किल होगा, उसको असेप्टिक कंडीशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो, जो माइक्रो रहते हैं उसके अलग अलग फॉर्म रहते हैं, वेजिटेटिव फॉर्म और द स्पोर फॉर्म है वो डिवाइड हो सकता है, और जो वेजिटेटिव फॉर्म वो डिवाइड नहीं हो सकता, वो असेक्सुअली कैपेबल रहता है और वो सेक्सुअली कैपेबल रहता है। ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं कि माइक्रोबियल डेथ काइनेटिक क्या होता है, डी वैल्यू क्या होता है, मतलब जो डी वैल्यू रहता है, जेड वैल्यू और एफ वैल्यू, ये है ना सभी जो हमारे जीपैट और नाइपर के हिसाब से सभी इंपॉर्टेंट है। देखो, डी वैल्यू क्या रहता है, जेड वैल्यू क्या रहता है, और इसको बोलते हैं काइनेटिक्स, डेथ काइनेटिक्स, माइक्रोबियल डेथ काइनेटिक। तो उसमें पढ़ेंगे हम माइक्रोब की अगर डेथ होती है, मतलब उसको किल करते हैं तो कुछ रेट से करते हो, मतलब कुछ पर टाइम कितना टाइम लगता है उसको डेथ करने के लिए, इसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। जो देखो, तो सबसे पहला आता है कि डी वैल्यू मतलब डेसिमल वैल्यू, डेसिमल वैल्यू। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब इसका डेफिनेशन क्या होगा, ये सब पूछा जाता है कि डी वैल्यू, व्हाट इज डी वैल्यू। उसमें देखो, अगर एक एग्जांपल से हम उसको समझेंगे। पहले देखो उसका डेफिनेशन क्या है कि हमको टाइम कितना लग रहा है कि एक हमारे पास माइक्रोब्स है, उसका 90% रिडक्शन करने के लिए हमको टाइम कितना लग रहा है, उसको हम बोलेंगे डी वैल्यू। ठीक है, देखो हमारे पास अगर 100 माइक्रोब्स है, ऑटोक्लेव में हमने रख दिया कि 121 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट टाइम है, और 15 एलबीएस हमारे पास प्रेशर है। तो प्रेशर, अंडर प्रेशर हम स्टरलाइजेशन कर रहे हैं। तो देखो, ऐसा कंडीशन रहता है उसका कि 21 डिग्री सेल्सियस पे। तो देखो, अगर हमारे पास 100 माइक्रोब्स है तो 100 माइक्रोब्स में से 90% रिडक्शन अगर हो रहा है कि आफ्टर अप्लाइंग द 121 डिग्री सेल्सियस, तो जो हमारे पास टाइम आएगा, ये देखो कितने टाइम में हमारा 90% रिडक्शन हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे डी वैल्यू। ठीक है,
तो उसके बाद में, और इसको देखो, इसको 90% रिडक्शन भी बोल सकते हैं और 1/10 रिडक्शन भी बोल सकते हैं हम। अगर देखो 100 माइक्रोब टू 10 माइक्रोब में कन्वर्ट होने में जितना टाइम लग रहा है उसको, देखो 10 मिनट लग रहा है तो 10 मिनट हमारा हो गया डी वैल्यू, ठीक है। इसमें मिनट में कैलकुलेट वगैरह कर सकते हैं, मिनट और सेकंड में। देखो डी वैल्यू क्या होता है, 90% रिडक्शन इन माइक्रोब, ठीक है। टाइम टेकन फॉर द 90% रिडक्शन ऑलवेज काउंट इन मिनट एंड सेकंड, डी वैल्यू। इसको बोलते हैं कि डेसिमल रिडक्शन और द रेजिस्टेंस टाइम भी बोल सकते हो उसको, डी वैल्यू को, ठीक है। देखो कभी कभी कंफ्यूजिंग करने के लिए वो हमको एमसीक्यू में परसेंटेज में भी आंसर देता है, तो ध्यान रखना हमेशा कि जो डी वैल्यू ऑलवेज रिटर्न इन मिनट और सेकंड, नॉट इन अ परसेंटेज, ओके। तो चलते हैं, ये देखो, अब देखो ये हो गया डी वैल्यू, मतलब कोई वैल्यू में हम 1/10 रिडक्शन कर रहे हैं, मतलब माइक्रोस में किल करने के लिए 1/10 अगर रिडक्शन हो रहा है उसका, तो हम उसको बोलेंगे डी वैल्यू। अगर अदर देन 10%, अदर देन 90% हो गया, मतलब 89 हो गया, 91 हो गया और 89 हो गया और कोई भी हो गया, मतलब अदर देन 90% रिडक्शन हो रहा है, तो जो टाइम लगेगा उसको हम डी वैल्यू नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एफ वैल्यू, ठीक है। ठीक है, देखो एफ वैल्यू क्या होता है, एफ वैल्यू मतलब थर्मल डेड टाइम व्हेन एनी रिडक्शन अदर देन 90% इज अचीव, तो उसको हम बोलेंगे एफ वैल्यू। देखो 91%, अगर हमको 91% रिडक्शन हो गया हमारे आफ्टर अप्लाइंग द टेम्परेचर टू द माइक्रोब्स फॉर स्टरलाइजेशन, 89 हो गया, उसके बाद में 80 हो गया, तो इस वैल्यू को जो हमारे पास ये आएगा टाइम, तो उसको हम बोलेंगे एफ वैल्यू, ठीक है। 121, देखो इसमें एग्जांपल दिया है कि 121 डिग्री सेल्सियस पे अगर 10 मिनट में 1/10 रिडक्शन हो रहा है तो हम इसको बोलेंगे डी वैल्यू, ठीक है। अगर 150 डिग्री सेल्सियस है, 1 मिनट में हो रहा है 90% रिडक्शन हो रहा है, तो देखो 100 माइक्रो टू 10 ये हो गया है। तो देखो जो डी वैल्यू है, डी वैल्यू हमने समझ लिया 90% रिडक्शन, उसके बाद में आए थे हम एफ वैल्यू में अदर देन 90%, देखो, और ये हो गया, तो उसके बाद में हमारे पास आता है जेड वैल्यू। जेड वैल्यू क्या रहता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर टू फॉर्म इंक्रीजिंग टेम्परेचर टू ऑब्टेन 1/10 रिडक्शन इन अ टी वैल्यू इज कॉल्ड एज अ जेड वैल्यू, ऐसा बोल सकते हैं हम, ओके। तो ये हो गए, मतलब जो अब देखो हमारे पास 121 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट लग रहा है, 1/10 रिडक्शन आ रहा है, ठीक है, 90% रिडक्शन आ रहा है, तो देखो हमने उसमें डी वैल्यू मतलब क्या होता है, टाइम में होगा, टाइम में हमको 1/10 रिडक्शन लाने के लिए हमको कितना टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ा, देखो द टाइम, द टेम्परेचर विच वी हैव टू इंक्रीज टू डिक्रीज द टाइम बाय 1/10 ऑफ डी वैल्यू इज कॉल्ड एज अ जेड वैल्यू, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो जो ये 29 होगा ये इसका जेड वैल्यू है, मतलब देखो, ठीक है। तो न्यू डी वैल्यू रिड्यूसेस 90% फ्रॉम ओरिजिनल वैल्यू, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये हो गया हमारे पास जेड वैल्यू, ठीक है। देखो जेड वैल्यू की डेफिनेशन हम देखते हैं, जेड वैल्यू क्या होता है, थर्मल रेजिस्टेंस टाइम। हाँ, इसको एक देखो एग्जाम में कभी कभी टेम्परेचर से पूछा जा सकता है, उसके डेफिनेशन से पूछा जा सकता है, और उसका अलग नेम क्या है, दूसरा नेम, उसको और नेम बोल सकते हैं, उसको क्या होता है। तो देखो जेड वैल्यू को क्या बोल सकते हैं हम, थर्मल रेजिस्टेंस टाइम। तो थर्मल रेजिस्टेंस टाइम डिनोटेड एज ए इंक्रीज इन टेम्परेचर टू गेट द 1/10। हाँ देखो 1/10 बोल सकता है वो, 0.1% रिडक्शन बोल सकता है, किसमें, लेकिन डी वैल्यू में। ये हो गया हमारा जेड वैल्यू, ठीक है। एफ वैल्यू मतलब अदर देन 90, डी वैल्यू मतलब 90% रिडक्शन। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है डेफिनेशन में, ये आना ही चाहिए। इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू अचीव द 90% रिडक्शन इन अ डी वैल्यू इज कॉल्ड एज जेड वैल्यू, ठीक है। देखो उसके बाद में, हाँ स्टरलाइजेशन मतलब क्या होता है, pursuit to achieve the complete killing of the all the viable microorganism, not static action, not sidal action, we want static as well as साइडल एक्शन, ठीक है। तो स्टैटिक साइडल एक्शन करेंगे, हमको जब मिलेगा तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो स्टरलाइजेशन है वो 100% हो गया, ठीक है।
ये देखो जो जनरली फॉर्मेल्डिहाइड गैस रहता है, फॉर्मेल्डिहाइड इन वाटर 40%, उसको हम एज ए स्टरलाइजेशन करके यूज कर सकते हैं। फ्यूमिगेशन के लिए, फ्यूमिगेशन फॉर स्टरलाइजेशन, ठीक है। तो देखो क्या हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कि डिफरेंट इंडिकेटर स्टरलाइजेशन मेथड हमारे पास है, थर्मल, नॉन थर्मल। उसके बाद में हाँ, थर्मल ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, मॉइस्ट स्टरलाइजेशन, नॉन थर्मल में आएगा रेडिएशन स्टरलाइजेशन। तो उसमें अलग अलग इंडिकेटर यूज कर सकते हैं कि हमको इवेल्युएशन के लिए कि हमारा स्टरलाइजेशन 100% हुआ कि नहीं, ठीक है। तो देखते हैं, हमने अभी तक देखा डेथ काइनेटिक्स, माइक्रोबियल कंट्रोल, हाँ डेथ काइनेटिक्स स्टरलाइजेशन में, उसमें हमने देखा डी वैल्यू, 90% रिडक्शन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके पहले हमने देखा स्टरलाइजेशन की डेफिनेशन, साइडल पर स्टैटिक एक्शन, ओके। साइडल पर स्टैटिक एक्शन बोथ स्पोर एंड द वेजिटेटिव फॉर्म आर किल्ड। डिसइंफेक्शन में हमने देखा नॉन लिविंग पे अप्लाई करते हैं, साइडल एक्शन देते हैं, वेजिटेटिव फॉर्म ओनली। एंटीसेप्टिक अप्लाई ऑन लिविंग, ओनली वेजिटेटिव फॉर्म किल, ठीक है। तो चलो उसके बाद में हमने देखा माइक्रोबियल फॉर्म में स्पोर फॉर्म रहता है और द वेजिटेटिव फॉर्म रहता है और सेक्सुअली कैपेबल, ठीक है। तो हाँ ठीक है, उसके बाद में हमने देखा जेड वैल्यू क्या रहता है, डी वैल्यू क्या रहता है और एफ वैल्यू क्या रहता है। तो डी वैल्यू क्या रहता है, डी वैल्यू, ठीक है। डी वैल्यू 90% रिडक्शन, 90% रिडक्शन अगर हो रहा है माइक्रोब्स में किलिंग, आफ्टर किलिंग, तो उसको हम बोलेंगे डी वैल्यू, जो हमारे पास टाइम आएगा, ठीक है। अगर टाइम में हमने इंक्रीजिंग टेम्परेचर टू रिड्यूस द 1/10 ऑफ इट्स डी वैल्यू, तो उसको हम बोलेंगे कि एफ वैल्यू, नहीं उसको हम बोलेंगे जेड वैल्यू, ठीक है। अगर अदर देन 90 आ गया तो उसको हम बोलेंगे एफ वैल्यू, ठीक है। ये देखो ऑलवेज काउंट इन मिनट, डी वैल्यू ये देख लिया, डेसिमल रिडक्शन एंड द रिडक्शन टाइम बोल सकते हैं उसको, नॉट डी वैल्यू, इसको हम बोलेंगे जेड वैल्यू, ठीक है। इसको हम बोलेंगे नॉट अ जेड, जेड 1/10 रिडक्शन, इसको हम बोलेंगे एफ वैल्यू, ठीक है। व्हेन एनी रिडक्शन अदर देन 90 एफ वैल्यू बोलेंगे। अगर उसमें 10% रिडक्शन आ गया, 1/10 रिडक्शन कर दिया हमने ना, और द 90% रिडक्शन कर दिया, तो उसको हम बोलेंगे जेड वैल्यू, ठीक है। ये हमने देख लिया अभी, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में, मतलब बेसिक ये क्या होता है, स्टरलाइजेशन क्या होता है, उसके बारे में हमने काइनेटिक देख लिया। तो अब चलते हैं कि डिफरेंट इंडिकेटर कौन से यूज होते हैं उसमें स्टरलाइजेशन के लिए, ठीक है। स्टरलाइजेशन की हमने बेसिक डेफिनेशन वगैरह देख लिया। तो देखो, तो स्टरलाइजेशन रहता है, स्टरलाइजेशन हम थर्मल मेथड से कर सकते हैं, नॉन थर्मल मेथड से कर सकते हैं। जो हीट लेवल है उसका नॉन थर्मल से करेंगे, फिल्ट्रेशन से करेंगे। जो रेजिस्टेंस है, जो स्टेबल रहेंगे एट अ टेम्परेचर ऑफ 140 डिग्री सेल्सियस, तो हम उसको अपने थर्मल मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो शुरू करते हैं कि थर्मल, नॉन थर्मल मेथड। थर्मल मेथड में हमारा आता है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, उसके बाद आता है मॉइस्ट स्टरलाइजेशन। तो देखो जब क्वेश्चन पूछा जाएगा जीपैट में कि ड्राई हीट स्टरलाइजेशन से अगर क्वेश्चन पूछा, स्टरलाइजेशन से अगर क्वेश्चन पूछा, तो उसमें क्या पूछ सकते हो, पहला तो पूछेंगे कि जो हमारा ड्राई हीट से स्टरलाइजेशन हो रहा है, तो उसमें टेम्परेचर कितने टेम्परेचर पे अगर कोई भी इक्विपमेंट स्टेबल है, तो उसका ड्राई हीट स्टरलाइजेशन से हम ड्राई हीट से स्टरलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म से पूछ लेगा वो, ठीक है। उसके बाद में उसके इंडिकेटर से पूछ लेता है। इंडिकेटर क्या होता है बेसिकली, अगर हमको एक पॉइंट के बाद हमको पता चल जाता है कि हमारा स्टरलाइजेशन 100% हुआ कि नहीं, तो हम उसको चेक करते हैं कि इंडिकेटर से चेक कर सकते हैं हम। केमिकल इंडिकेटर रहता है, फिजिकल इंडिकेटर रहता है, उसके बाद में बायोलॉजिकल इंडिकेटर भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं ड्राई स्टरलाइजेशन। तो देखो इसका पहले मैकेनिज्म पढ़ेंगे हम। ड्राई स्टरलाइजेशन में क्या होता है, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में जो माइक्रोब्स होते हैं उसका डेथ होता है बाय फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, मतलब माइक्रोबियल प्रोटीन डीनेचुरेशन बाय ऑक्सीडेशन, इसका बेसिक मैकेनिज्म है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन, अगर पूछ लेगा कि इसमें जो माइक्रोब्स है उसका प्रोटीन जो है उसका डीनेचुरेशन किस मैकेनिज्म से होगा, ऑक्सीडेशन के बेसिस से, ठीक है। तो हाँ, तो ये हो गया उसका। उसके बाद में इसमें कौन से इंडिकेटर यूज हो गए ये देखेंगे आज हम, मतलब फिजिकल इंडिकेटर में कौन आएगा, थर्मोकपल, ठीक है। उसके बाद में देखो
जो इंडिकेटर है ना वो बस हमको एक इवेल्युएशन पॉइंट देता है कि स्टरलाइजेशन हुआ है कि नहीं। उसके बाद में फिजिकल इंडिकेटर आएगा, उसके बाद में केमिकल इंडिकेटर में क्या आएगा, ब्राउन्स ट्यूब, उसके बाद में बायोलॉजिकल में बैसिलस सबटिलिस। बैसिलस सबटिलिस इसको ध्यान में कैसा रखना है, सब में पाया जाता है, ये ड्राई हीट में भी और मॉइस्ट हीट में भी पाया जा सकता है। तो देखो ये जो ब्राउन्स ट्यूब है इसमें है ना, देखो अगर धूप में, अगर इसको कैसा देखना है, ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी बाहर जाएंगे तो ब्राउन कलर के, अगर धूप में खेलने के लिए जाएंगे तो ब्राउन हो जाएंगे। तो धूप मतलब ड्राई हीट, तो इससे हम केमिकल इंडिकेटर ध्यान में रख सकते हैं कि ब्राउन्स इंडिकेटर, ब्राउन्स ट्यूब, इसमें एक केमिकल पाया जाता है ब्राउन्स ट्यूब में, फेरिक अमोनियम सल्फेट करके। इसमें फॉर इंडिकेशन इसमें केमिकल यूज होता है। ठीक है, देखो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में क्या देखेंगे हम, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में हम देखेंगे कि फिजिकल इंडिकेटर, केमिकल इंडिकेटर और द बायोलॉजिकल। उसमें हमने देख लिया कि मैकेनिज्म क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मैकेनिज्म होता है, उसके बाद में उसमें इंडिकेटर देख लिया। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं हम मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, थर्मल में ही चल रहे हैं हम। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, इसमें कैसा है, जो प्रोटीन डीनेचर होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का फॉर किलिंग, तो प्रोटीन डीनेचुरेशन बाय कोएगुलेशन, ये इसका बेसिक मैकेनिज्म है कि मतलब बाय मींस ऑफ द कोएगुलेशन मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन से, मॉइस्ट हीट से हम स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। तो इसमें भी देखो अलग अलग ये रहता है टेम्परेचर वाइज, इसमें अलग अलग क्वेश्चन पूछा जा सकता है टेम्परेचर वाइज, टेम्परेचर में किस टेम्परेचर में हम इसको यूज कर सकते हैं। देखो जो ग्लासवेयर वगैरह है वो स्टेबल रहते हैं इसके एट अ डिग्री सेल्सियस ऑफ द 140, तो उसको हम ड्राई हीट से कर सकते हैं। उसके बाद में मॉइस्ट हीट, तो फिजिकल, केमिकल और द बायोलॉजिकल इसमें इंडिकेटर आएगा, इसका मैकेनिज्म देख लिया बाय कोएगुलेशन। उसके बाद में इंडिकेटर आता है फिजिकल में, क्या आएगा, थर्मोकपल, उसमें भी थर्मोकपल ही था ड्राई हीट में। उसके बाद में आएगा केमिकल इंडिकेटर, केमिकल इंडिकेटर में हम क्या करेंगे, हाँ केमिकल इंडिकेटर में बाउडिडिक हीट सेंसिटिव टेप रहता है। तो देखो एक ऐसा रहता है, उसके बाद में आएगा बायोलॉजिकल इंडिकेटर, बाउडिडिक हीट सेंसिटिव टेप। तो इसमें क्या रहता है, एक ऐसा पॉलीमर का ऐसा पैच रहेगा। ठीक है, इसमें है ना जो डाई है, डाई इसमें ऐसा इम्प्रिगमेंट कर देते हैं। ठीक है, ऐसा टेप जैसा रहता है, और उसके बाद में वैक्स, इसके पहले ऊपर वैक्स का कोटिंग रहता है, ऐसा वैक्स का कोटिंग, उसके बाद में इसमें है ना इम्प्रिगमेंट कर देते हैं। तो जब ये हमको जब मॉइस्ट हीट हो जाता है तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर अचीव होने के बाद क्या होता है, आफ्टर अचीविंग द पर्टिकुलर टेम्परेचर द वैक्स मेल्टेड एंड द डाई which is impigmented is released into the water and the color of the solution that color changes। तो हमको पता चल जाता है कि हाँ हमने इस टेम्परेचर पे हमारा अचीव हुआ है और हमारा स्टरलाइजेशन हो चुका है। तो ये रहता है केमिकल इंडिकेटर से। फिजिकल तो पता है, उसके बाद में बायोलॉजिकल हमने पढ़ा था, बायोलॉजिकल में सब में पाया जाता है सबटेलिस, तो सब बैसिलस सबटेलिस ये हो गया। उसके बाद में ये देखो टेम्परेचर मॉइस्ट हीट से हम ध्यान में रख सकते हैं कि थर्मो कोएगुलेंस, हाँ उसका मैकेनिज्म क्या है, कोएगुलेशन। ठीक है, कोएगुलेशन, तो कोएगुलेशन उसका मैकेनिज्म है, तो उससे हम ध्यान में रख सकते हैं कि कोएगुलेंस, बैसिलस कोएगुलेंस, बैसिलस स्टेरियोथर्मोफिलस। स्टेरियोथर्मो मतलब देखो कि मॉइस्ट हीट में टेम्परेचर लगता है, तो टेम्परेचर के बेसिस पे हम कर सकते हैं कि थर्मोफिलस, सब में पाए जाने वाला बैसिलस सबटिलिस और द बैसिलस कोएगुलेंस। ठीक है, उसके बाद में हाँ तो ये हो गया उसका। इसमें क्या हो रहता है, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेम्परेचर से, देखो ऐसा रहता है, इधर ये देखो, इधर प्रेशर है, इधर टाइम है और इधर टेम्परेचर है। तो देखो कि ये जो रहता है ना, ये देखो ये डिग्री सेल्सियस में है, तो 150 डिग्री सेल्सियस पे टाइम कितना लगेगा, मॉइस्ट स्टरलाइजेशन करने के लिए टाइम कितना लगेगा, तो 30 मिनट लगेंगे। और उसका एलबीएस तो टाइम, उसमें प्रेशर कितना लगेगा, 10 एलबीएस करके लगेगा। उसके बाद में 120, देखो ये बहुत जो जीपेट रहता है ना उसका बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि 120 डिग्री सेल्सियस पे वो पूछ लेगा कि टाइम कितना लगेगा।
50 मिनट ये तो पता है। उसके बाद में वो पूछ सकता है हमको कि उसमें प्रेशर 50 मिनट लगेगा। देखो 126 पे 10 मिनट लगेगा, 20 एलबीएस पे होगा। उसके बाद में 134 पे 3 मिनट लगेगा और 30 एलबीएस पे प्रेशर होगा। तो देखो ऐसा इसमें क्या क्या होता है, इसमें ध्यान कैसा रखना है, ये देखो अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो हमारा जो टाइम है, टाइम रिक्वायर्ड टू फॉर स्टरलाइजेशन वो कम होता जाएगा अगर टेम्परेचर बढ़ा जाए तो, और उसके बाद में प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, ऐसा ध्यान में रखना है। ये देखो ऐसा 150, 121, 126, 130 ये तो पता है सबको, यूनिवर्सल है। 50 मिनट लगते हैं और इसको 15 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो 50 इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब टाइम कम होगा, ये ध्यान में रखना। 10 इसको रखना है 3 मतलब 3, और टेम्परेचर कम हो रहा है टाइम ज्यादा लगेगा मतलब 30, ये ध्यान में रखोगे तो इसका अपोजिट इधर रहे। ये देखो 30 मिनट आ गया, 20 मिनट 20 मिनट, उसके बाद में 15 और ये है, ठीक है। ऐसा ऐसा ध्यान में रखना है, ठीक है। मतलब जैसा टेम्परेचर बढ़ेगा टाइम इंक्रीज होगा, टाइम डिक्रीज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा टाइम डिक्रीज होगा फॉर स्टरलाइजेशन। और मतलब ये जो टेबल है ना, इससे वो क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं, उनका इधर से फेवरेट है। ये देखो जो 121 50 मिनट लगता है इसमें से क्वेश्चन आएगा। कभी कभी वो पूछ सकता है कि 134 डिग्री सेल्सियस पे कितना टाइम लगेगा, 3 मिनट, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हाँ हाँ, हमारा मॉइस्ट स्टरलाइजेशन हो गया था उसके बारे में। उसके बाद में चलते हैं हम नॉन थर्मल मेथड में। जो नॉन थर्मल मेथड है, तो नॉन थर्मल मेथड में हमको मिलता है रेडिएशन से। तो रेडिएशन देखो, अब देखो इसमें है ना क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेडिएशन में कौन सा, कि आयोनाइजिंग रेडिएशन से हम स्टरलाइजेशन कर सकते हैं, नॉन आयोनाइजिंग से भी हम स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। तो जो जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है कि मतलब वो आयोनाइजेशन विदाउट आयोनाइजेशन उसको कर लेगा, तो उसमें हम यूज करते हैं कोबाल्ट 60, सीजियम 137, ये इससे यूज करके हम स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। उसके बाद में आयोनाइजिंग रेडिएशन में हम यूज करते हैं कि गैमा रेज यूज कर सकते हैं। उसके बाद में बीटा इलेक्ट्रोस यूज करते हैं, मतलब बीटा रेज यूज कर सकते हैं और गैमा रेज यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, तो हाँ, तो और एक क्वेश्चन इसमें रेडिएशन में बहुत उनका फेवरेट है कि जब हम किसी का यूवी लाइट से अगर हम स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। हमको पता है कि जो यूवी लाइट है, ठीक है, यूवी लाइट का नॉर्मल रेंज क्या है, 200 से 400 तक, ठीक है। तो 200 से 400 नैनोमीटर, तो ये तो पूरा है, तो ये सभी इसमें तो स्टरलाइजेशन नहीं होगा। तो बेस स्टरलाइजेशन थ्रू यूवी टेक्स प्लेस एट विच नैनोमीटर, ठीक है। तो वो पूछ लेता है, इसका आंसर है 253.7। ओके, तो 253.7, लेकिन क्या मिलीमीटर है, मिली माइक्रोन है, नैनोमीटर है कि एंगस्ट्रॉम है, इससे भी फंसा देता है वो क्वेश्चन। तो इसको ध्यान में रखना है कि मिली माइक्रोन, ठीक है। तो इस जो रेंज है, ये जो रेंज है, तो ये रेंज पे वो कर लेता है, ये रेंज पे बेस्ट स्टरलाइजेशन होता है, ठीक है। तो ये हो गया उसका रेडिएशन का। तो रेडिएशन में हमको देखना है कि केमिकल इंडिकेटर में क्या आएगा, डोजीमीटर आएगा, उसके बाद में आएगा बैसिलस प्यूमिलस। बायोलॉजिकल में इसमें कैसे ध्यान में रखना है, पी, उसके बाद में फेरेलेंस, बैसिलस ये इसको नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है बैसिलस फेरेलेंस। देखो बैसिलस प्यूमिलस आ गया, ये बैसिलस फेरेलेंस, ठीक है, आयोनाइजेशन रेडिएशन। उसके बाद में माइक्रोकोकस रेडियोफेना, ठीक है। इसको ध्यान में कैसा रखना है, बैसिलस प्यूमिलस, बापू फेरे ले रहे थे, बापू से आएगा बैसिलस प्यूमिलस, उसके बाद में फेरे ले रहे थे, बैसिलस फेरेलेंस, उसके बाद में माइक्रोकोकस रेडियोफेना, ये एक ध्यान में रखना है। बापू फेरे ले रहे थे रेडियो लेके, तो रेडियोफेना, माइक्रोकोकस रेडियोफेना, ओके।
तो नॉन थर्मल मेथड में आएगा हमारा रेडिएशन, उसमें हम इंडिकेटर देख लेते हैं कि डोजीमीटर आ गया, बायोलॉजिकल में ये आ गया, ठीक है। उसके बाद में आते हैं फिल्ट्रेशन मेथड। नॉन थर्मल में ही एक फिल्ट्रेशन आता है। देखो, जो टेम्परेचर सेंसिटिव रहता है, मतलब एंटीबायोटिक हो गया, एंटीसेरा वगैरह हो गया, तो इसको हम इसका तो स्टरलाइजेशन करना ही पड़ेगा, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म करना ही पड़ेगा, तो इसीलिए हम फिल्ट्रेशन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसका मतलब जो ये रहता है, मतलब टेम्परेचर उसका स्टरलाइजेशन फिल्ट्रेशन के थ्रू होता है। तो हाँ, ठीक है। इसमें जो इंडिकेटर रहता है फिजिकल में क्या आएगा, बबल पॉइंट प्रेशर टेस्ट, इसके बेसिस पे हम उसका पोर साइज के बेसिस पे हम डिटरमाइन करेंगे। उसके बाद में आएगा बायोलॉजिकल इंडिकेटर। बायोलॉजिकल इंडिकेटर में आएगा सुडोमोनास डिमिनेटा और द सुडोमोनास ब्रेविडिमोनास, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके इतना डीप नहीं पूछेगा वो कि वो क्या होता है क्या नहीं, वो सीधा पूछ लेगा कि इसमें इंडिकेटर कौन सा यूज होता है, बस उसी से क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद में पूछेगा कि उसका मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। तो ठीक है, उसके बारे में ये तो पूछ लिया, तो पूछ लिया, वो बोलेगा कि उसमें ऑर्गेनिज्म कौन सा यूज होता है, अगर सस्पेंशन में टेस्ट करना हो, इवेल्युएशन टेस्ट है सस्पेंशन का। उसके बाद में कैपेसिटी टेस्ट है, कैपेसिटी टेस्ट को और बोलते हैं कि ट्रिपल चैलेंज टेस्ट, उसको बोलते हैं केसलेस इसके टेस्ट। तो देखो, और हाँ, सस्पेंशन के लिए देखना है कि दो टेस्ट यूज होता है, रीडल वॉकर टेस्ट, रीडल वॉकर कोएफिशिएंट टेस्ट, कि जो रीडल वॉकर कोएफिशिएंट टेस्ट, चिक मार्टिन टेस्ट, ये क्या है, फिनॉल कोएफिशिएंट टेस्ट के अंडर आती है दोनों भी। तो ये सस्पेंशन के टेस्ट के लिए यूज होती है, ठीक है। तो देखो, इसमें क्या पूछेगा, इतना डीप नहीं पूछेगा कि वो क्या होता है क्या नहीं, वो पूछेगा कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा यूज होता है। तो देखो, जो रीडल वॉकर कोएफिशिएंट है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है साल्पिनल टाइफी, ठीक है। उसके बाद में चिक मार्टिन टेस्ट होता है, ये भी फिनॉल कोएफिशिएंट टेस्ट का एक ही पार्ट है। तो ये क्या करते हैं, ये किस लिए करते हैं, कि एज कंपेयर टू द फिनॉल इसका इफिकेसी कितना है, जो हम नया डिसइंफेक्शन लेखेंगे कि इसका इफिशियंसी कितना है एज कंपेयर टू द फिनॉल। तो ये इस बेसिस पे ये काम करता है। रीडल वॉकर कोएफिशिएंट तो अलग अलग उसका मिल जाता है, कोएफिशिएंट 18 रहता है, 15 रहता है, 10 रहता है, ऐसा वाला, ऐसा 3 इसमें वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है, रीडल वॉकर कोएफिशिएंट। उसके बाद में चिक मार्टिन टेस्ट, उसमें सैल्मोनेला टाइफी तो यूज होता है, और द स्टेफिलोकोकस ऑरियस भी यूज होता है, ठीक है। देखो, उसके बाद में कैपेसिटी टेस्ट में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, स्टेफिलोकोकस ऑरियस होगा, ई कोलाई होगा, ओरिजिनोसा सुडोमोनास ओरिजिनोसा होगा, उसके बाद में वल्गेरिस होगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आप। तो देखो, आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, देखो, पहली चीज तो माइक्रोबियल काइनेटिक्स में देखना है आपको। माइक्रोबियल काइनेटिक्स में हमको देखना है कि उसका स्टरलाइजेशन क्या होता है, बोथ वेजिटेटिव एंड द स्पोर फॉर्म। स्पोर फॉर्म जब किल होगा तब हम मतलब टोटली रिमूव फ्रॉम द टोटली रिमूव अगर जब हम करेंगे तब उसका स्टरलाइजेशन बोलते होते हैं, मतलब 100% स्टरलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद में आएगा डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन में हमको स्टैटिक्स प्लस साइडल एक्शन मिलेगा, एंटीसेप्टिक में भी स्टैटिक प्लस साइडल मिलेगा, लेकिन वो वेजिटेटिव फॉर्म को किल करेगा ओनली, ठीक है। नहीं तो वेजिटेटिव करेगा, नहीं तो ओनली स्पोर को करेगा, लेकिन दोनों इसको नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद में आए थे हम डी वैल्यू क्या होता है, ठीक है, डी वैल्यू क्या होता है। उसके बाद में आए थे हम जेड वैल्यू क्या होता है। उसके बाद में आए थे हम एफ वैल्यू क्या होता है। तो देखो, डी वैल्यू क्या होता है कि 90% रिडक्शन, मतलब डी वैल्यू माइक्रोबियल नंबर में 90% रिडक्शन आफ्टर अप्लाइंग द टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर फॉर स्पेसिफिक टाइम, उसको बोलेंगे। जितना टाइम लगेगा उसको डी वैल्यू बोलेंगे। अगर डी वैल्यू में 1/10 रिडक्शन आ गया, 90% रिडक्शन आ गया, देखो डी वैल्यू देख लिया, डी वैल्यू 90% रिडक्शन ऑफ माइक्रो प्रेजेंट, डी वैल्यू आ गया। अगर अदर देन 90% तो हम उसको क्या बोलेंगे, एफ वैल्यू बोलेंगे, जेड वैल्यू बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम एफ वैल्यू, ठीक है। अदर देन 90 हो गया। उसके बाद में अगर अदर देन 90 आ गया, अगर डी वैल्यू में इंक्रीजिंग, हमको अगर टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा, इंक्रीजिंग टेम्परेचर टू कॉजेस 1/10 रिडक्शन इन अ डी वैल्यू इज कॉल्ड एज अ जेड वैल्यू। देख लेते हैं, ये होगा, ये तो आपको पता होगा, पढ़ लिया, ये हमने अभी 100 माइक्रोब से हमको लगेगा 10 माइक्रोब्स,
गएगा 10%, 90% रिडक्शन हो गया 10 मिनट में, इसको बोलेंगे डी वैल्यू। ठीक है, उसके बाद में आएगा अदर देन 90% रिडक्शन, हमको टाइम कितना लग रहा है 8 मिनट, तो उसको हम बोलेंगे नॉट अ डी वैल्यू, इट इज अ एफ वैल्यू। ठीक है, उसके बाद में एफ वैल्यू हो गया। उसके बाद में देखो, आपको ये समझ में आया होगा कि जेड वैल्यू किसको बोलते हैं। ये देखो 1/10 रिडक्शन हो गया, पहली चीज तो ये हो गया डी वैल्यू। ठीक है, हमने टेम्परेचर देखो 121 डिग्री सेल्सियस से हमको 150 डिग्री सेल्सियस तक जब हम आए, तब हमारे जो टाइम है वो उसको में 1/10 रिडक्शन आया। तो जो 1/10 रिडक्शन आया, इसके लिए हमको क्या करना पड़ा, 1/10 रिडक्शन पाने के लिए हमको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ा। तो टेम्परेचर, हाउ मच टेम्परेचर वी हैव टू इंक्रीज टू कॉजिंग 1/10 रिडक्शन इन अ डी वैल्यू, तो तब हमारे पास जो आएगा टेम्परेचर, उसको हम बोलेंगे जेड वैल्यू। ठीक है, जेड वैल्यू बोलेंगे उसको हम, जेड वैल्यू को, और थर्मल रेजिस्टेंस टाइम बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद में ठीक है वायबल कंप्लीट किलिंग ऑफ ऑल द वायबल माइक्रो, उसको बोलेंगे हम स्टरलाइजेशन। ठीक है, ये हो गया स्टरलाइजेशन। इसके बाद में हमने पढ़ा था उसमें क्या पढ़ रहे थे हम, इंडिकेटर, डिफरेंट इंडिकेटर, थर्मल में कौन सा होता है, नॉन थर्मल में कौन सा होता है। तो थर्मल की बात करें तो फिजिकल इंडिकेटर, थर्मोकपल फिजिकल में, ड्राई में होता है। उसके पहले हमने पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन से हम प्रोटीन डीनेचर होता है इसका। उसके बाद में ड्राई हीट में फिजिकल थर्मोकपल ले आता है। उसके बाद में बॉडी ब्राउन हो जाएगी, अगर धूप में जाओगे तो ब्राउन हो जाओगे, केमिकल में ब्राउन आ जाएगा। उसके बाद में बायोलॉजिकल में सब में पाया जाने वाला बैसिलस सबटिलिस। उसके बाद में फिजिकल में देखेंगे, फिजिकल में हमने पहले मैकेनिज्म पढ़ा था उसका। मैकेनिज्म में क्या देखा था हमने, बॉडी हीट सेंसिटिविटी। ठीक है, उसके बाद में फिजिकल में थर्मोकपल देखा था, थर्मोकपल। उसके बाद में सब में पाया जाने वाला उसके मैकेनिज्म से कोएगुलेशन, उससे कोएगुलेंस बैसिलस। उसके बाद में टेम्परेचर से ध्यान में रखा था स्टेरियो थर्मोफिलस। ठीक है, उसके बाद में हमने टेम्परेचर देखा था 120, 115, 121, 124, 126, सॉरी 134, उसमें 15-15 पता है, 30, 10, 3, ऐसे ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद में हमने रेडिएशन में देखा था, रेडिएशन में यूवी लाइट का देखा था, एक 253.7 मिली माइक्रोन पे उसका बेस्ड ये होता है, मतलब स्टरलाइजेशन होता है। उसमें हमने इंडिकेटर देखा था, डोसीमीटर देखा था। उसके बाद में बायोलॉजिकल में बापू फेरे ले रहे थे, तो बैसिलस प्यूमिलस, बैसिलस फेरेलस, माइक्रोकोकस रेडियोफेना, ये देखा था। ठीक है, उसके बाद में फिल्ट्रेशन में आए थे, उसमें हमने देखा था बबल पॉइंट प्रेशर टेस्ट। उसके बाद में सुडोमोनास डिमोनाटा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में हमने देखा था कि इवेल्युएशन टेस्ट जो रहता है सस्पेंशन के लिए, कैपेसिटी के लिए टेस्ट रहता है। तो सस्पेंशन के लिए देखो, सस्पेंशन के लिए हमने क्या बताया, बस कि इसका मोटा मोटा क्या पूछेगा वो, ऑर्गेनिज्म पूछेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा यूज होता है, रीडल वॉकर कोएफिशिएंट में हमने देखा, साइनोला टाइप ही, सिग्मार्टिन में भी वही यूज होता है। तो साइनोला टाइप, स्टेफिलोकोकस ऑरियस और द कैपेसिटी टेस्ट। ठीक है, तो होप सो कि आपको समझ में आया होगा। तो चलो रुकते हैं आज के लिए, कल अलग टॉपिक लेके आएंगे आपके लिए। ओके, तो जुड़ते रहिए हमारे साथ। ओके, थैंक यू।